हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट की ओरिजिन और उसका एवोल्यूशन। किस तरह स्टेट या मुल्क जो है ना वो वजूद में आता है और किस तरीके से उसका एवोल्यूशन होता है, किस तरह वो तब्दील हुआ है इतने अरसे के अंदर। ठीक है। तो जनाब, सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करें तो यार, जो ओरिजिन है ना स्टेट या स्टेट की जो शुरुआत है, रियासत या मुल्क की जो शुरुआत हुई है, उसके मुतलिक बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ पेश की हैं। ठीक है ना? तो वो थ्योरीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब ये कहती है कि यार, एक्चुअली जो स्टेट है ना, वो वजूद में पता है कैसे आई? वो लोगों के एग्रीमेंट से आई। यानी लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यार, हम ना क्या करते हैं, एक मुल्क बनाते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें एक सरकार होगी और जो वो हमारे ऊपर हुकूमत करेगी, और हम अपने जो भी मामलात हैं वो कानून के ज़रिए हल करेंगे, एग्रीमेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारा कुछ होगा। ताकि वो कह रहे हैं ताकि हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी हो। तो लोगों ने आपस में मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उससे पहले क्या होता था, हम स्टेट ऑफ नेचर में रहा करते थे। यानी आज से हज़ारों और लाखों साल पहले, जब कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम बस नेचर में रहते थे। जहाँ जिसको जो जगह मिली वो वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो हमें एक फ्रीडम होती थी, कोई बाउंड्रीज़ या सरहद नहीं होती थी, लेकिन सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता था। ठीक है ना? तो ज़िंदगी और प्रॉपर्टी जो थी ना वो अनसेफ थी। लेकिन आज के दौर में देखें तो अब अपने मुल्क में बैठे हैं, आपकी खैर से लाइफ और जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल महफूज होती है। पहले हम स्टेट ऑफ नेचर यानी कुदरत की बस समझो मुल्क के अंदर रह रहे होते थे। पूरी दुनिया ही हमारी स्टेट हुआ करती थी, जहाँ घूमें फिरें, लेकिन ख़तरा भी होता था। ठीक है। लेकिन तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोगों ने आपस में कुछ चीज़ें अपनी सरेंडर की, यानी कि अपने कुछ राइट्स को सरेंडर किया, ख़त्म किया, और वो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई, उसके हवाले किया। यानी कि अपने में से ही किसी को अपना लीडर बना लिया, अपने अपना मालिक बना दिया, हुक्मरान बना दिया कि यार तू हमारा हुक्मरान है, जैसे तू हमें कहेगा हम वैसे कहेंगे। उससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह चलते चलते वो चीज़ आगे बन के एक स्टेट बन गई। ठीक है। और रिटर्न में स्टेट ने क्या दिया, मुल्क ने क्या दिया? उसने कानून दिया, ऑर्डर दिया, प्रोटेक्शन दिया। यानी मुल्क को आपने कहा कि अच्छा यार, एक सरकार बनाते हैं, हम अपनी ना कुछ चीज़ें आपके हैंड ओवर करते हैं, बदले में आप हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा और हम आपको ज़रा टैक्स वगैरह देंगे। तो इस तरह लोगों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है ना? एक किस्म की कॉन्ट्रैक्ट से मुराद यानी कि कोई रिटर्न में नहीं होगा, लेकिन लोगों ने खुद से आपस में इरादा किया और ऐसे चलते चलते आपस में मिलकर उन्होंने एक स्टेट का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। ठीक है ना? तो पहली तो थ्योरी ये है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है फोर्स थ्योरी। यार, ये लोग कहते हैं कि भाईजान, ये स्टेट जो है ना, पता है क्या हुआ? जो ताकतवर लोग या ग्रुप थे ना, उन्होंने अपनी ताकत और पावर से, मिलिट्री पावर से, जो गरीब लोग थे या कमज़ोर लोग थे, उनके ऊपर हुकूमत की, उनको फ़तह किया। ठीक है। और यानी कि मिसाल है, एक जगह पे आबादी थी, जो ताकतवर लोग थे वहाँ पे आके बैठ गए, उनके ऊपर हमला किया, उनको मारा पीटा और उस चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया और वहाँ के वो मालिक बन गए। और अपने उन्होंने कवानीन, रूल्स और ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू किए। तो इस तरीके से जनाब क्या हुआ, एक स्टेट वजूद में आ गई। ठीक है। और वो वहाँ के हुक्मरान बन गए, वो वहाँ के बादशाह बन गए। एक तो ये थ्योरी है। तीसरी है एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब ये क्या कहती है? भाई ये कहती है, भाई ये स्टेट जो है ना, ये इस तरह कोई सडनली सामने नहीं आ गई, बल्कि इसमें बड़ा टाइम लगा। असल में होता ये था कि इन्होंने कहा कि इसकी सारी जो शुरुआत है वो फैमिली से हुई। इसका मतलब है कि एक घर है, उसके अंदर एक बंदा है, उसकी बंदी है और उसके बच्चे हैं। तो वहाँ से जनाब एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि एक मुल्क में जो मर्द होता है वो सरबराह होता है, उसकी वाइफ होती है और बच्चे होते हैं, और मर्द का काम क्या है? उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी ज़रूरियात को पूरी करना। वो आगे चल के जो फैमिलीज़ हैं वो फिर क्लैन्स यानी कबीलों में यानी कि, और क्लैन्स आगे चल के ट्राइब्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस तरह करते करते छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्ड यानी कि स्टेट बनना शुरू हुई। एक गांव बना, कस्बा बना, फिर शहर बना। फिर इस तरह करते करते जनाब एक मुल्क बन गया, एक यानी कि एक पूरी की पूरी स्टेट बन गई। तो इन्होंने कहा कि भाईजान, ये जो स्टेट कॉन्सेप्ट का इस तरह आई है कि पहले लोग जो है ना फैमिलीज़ में रहते थे। एक फैमिली अलग रहती थी, फिर 4-5 फैमिलीज़ ने मिलके अपना एक कबीला बनाया, अपना इलाका बनाया। फिर इस तरह करते 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 जाके बात जाके एक स्टेट, एक मुल्क तक पहुंच गई। उसके बाद है तीसरी, डिवाइन राइट थ्योरी। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाईजान देखें, जो स्टेट है ना, ये एक डिवाइन क्रिएशन है। मुल्क को ना गॉड ने बनाया है। ठीक है। और इसका जो हुक्मरान है ना, वो गॉड की तरफ से ही आया हुआ है।
और उसके पास ये पावर है कि वो हमारे ऊपर हुकूमत करे। ठीक है, सो स्टेट की वफादार रहना, अपने उसका जो लीडर है उसका कहना माना, ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं डिवाइन राइट थ्योरी, और ये मिडिल एजेस या मेडिवल पीरियड के अंदर बहुत ही डोमिनेंट था, खुसूसन यूरोप के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद है मार्क्सिस्ट थ्योरी। कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते हैं कि भाईजान ये स्टेट कोई नेचुरल डेवलपमेंट नहीं है, ये कुदरत ने कोई मुल्क मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ये खुद से एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास रूल का। यानी इसने कहा कि भाई देखें, जो अमीर तबका है, जो ताकतवर है, उसने जनाब अपनी आसानी के लिए स्टेट बनाई है ताकि वो आपके ऊपर हुकूमत कर सके। वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए उसने स्टेट बनाई है जो वर्किंग क्लास के ऊपर। ठीक है। सो कहने का मतलब वो कहता है कि भाईजान ये जो है ना, जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके आपस का स्ट्रगल का नतीजा है। ठीक है। सो जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ती गई, क्लास डिवीजन बढ़ते गए और हुक्मरान बन गए लोगों में से। यानी जो अमीर बंदा था वो आपका हुक्मरान बन गया और जो गरीब है वो आपकी आवाम बन गई। तो यहाँ से ही जो है ना स्टेट का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। ठीक है। तो ये थी मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो जनाब ये मैंने आपको ओरिजिन बता दी, तो सब ने अपने अपने हिसाब से बताया। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ भाईजान। पहली थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने पता क्या कहा, भाई ये जो मुल्क वगैरह है ना, ये लोगों ने खुद ही बनाया। लोगों ने सोचा यार मिल के ना एक जो है ना अपना एक सेटअप बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं, कुछ अपने हकूक उसको देते हैं और कुछ बातें उसकी मानेंगे, कुछ वो हमारी बात मानेगा। तो इस तरह एक जनाब एक स्टेट बन गया, एक मुल्क बन गया। उसके बाद जनाब फोर्स थ्योरी, इन्होंने कहा भाई ऐसा कोई नहीं है। जो ताकतवर बंदे थे ना, वो गरीब और मिस्कीन और कमज़ोर लोगों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी ज़मीनें छीन ली और उनके ऊपर उनके हुक्मरान बन गए, उनके बादशाह बन गए। उसके बाद किसी ने कहा नहीं भाईजान ये स्टेट इस तरह नहीं बनी, बल्कि ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पहले फैमिलीज हुआ करती थी, फैमिलीज फिर कबीले बन गए, कबीलों से फिर जनाब एक गाँव या कस्बा बन गया, गाँव से फिर एक शहर बन गया, शहर से फिर एक मुल्क बन गया। ठीक है जी। उसके बाद है डिवाइन राइट थ्योरी। ये लोग कहते थे भाईजान ये जो स्टेट है ये डिवाइन क्रिएशन है, ये गॉड ने एस्टेब्लिश की है, और ये रूलर्स हैं ना, इनके पास जो अथॉरिटी है, जो इनके पास पावर है, उनको गॉड ने दी है, और उनका कहना माना ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट साहब ने कहा कि भाई साहब ये स्टेट कोई नेचर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये अमीर लोगों का ना, इन्होंने जो है ना ये फनकारी दिखाई है। अमीर लोग जो तबके ताकतवर लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हुकूमत करने के लिए, अपने कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने जनाब ये ना ये स्टेट का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, ताकि वो आपके ऊपर हुकूमत कर सकें और आपके ऊपर वो अपनी जो है ना अपनी मनमानी कर सकें। ठीक है जी। तो जनाब ये थी ओरिजिन। अब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के पहले क्या था फिर क्या था। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली स्टेज आती है ट्राइबल एंड स्टेट लेस सोसाइटीज़। तो दोस्तों प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर जो लोग थे, अवाम थे ना, वो फैमिलीज़ और क्लेन्स और ट्राइब्स में रहा करते थे। यानी अगर अफ्रीकन जंगल्स में जाएं तो आप अक्सर आपने मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा होगा कि वो जनाब एक गांव के अंदर 4-5 लोग एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे 5-6 लोग, कहीं पे 10-12। तो एक अपने अपने कबीले के अंदर, अपने अपने यूनिट के अंदर रहते थे। ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई रिटर्न में कवानीन नहीं होते थे, कोई फिक्स्ड टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी नहीं होती थी। बस वो खाना बंदोश होते थे, आपस में मिलके 4-5 बंदों का ग्रुप बन के वो घूमते रहते थे। तो वही यानी कि एक किस्म का एक स्टेट हुआ करती है, वही वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो उनकी पर्सनल जो पावर थी उनकी पर्सनल थी। ठीक है। और वो चेंज होती रहती थी। सोशल ऑर्डर जो था ना, वो ये था कि वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। कोई उनके पास कोई आइन या दस्तूर या कवानीन या इंटरनेशनल लॉ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग थे ना, ये स्टेट लेस सोसाइटीज़ थी, कोई स्टेट नहीं थी, कोई इनकी बाउंड्री या सरहद या नहीं होती थी। घूमते फिरते रहते थे, आपस में रहते थे, और जनाब जो अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो करते थे। उसके बाद जनाब दूसरी स्टेज पे आता है ओरिएंटल या एंशिएंट एम्पायर्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुई। खुसूसन दरिया के किनारे जितनी भी सिविलाइजेशन आई, जैसे दरियाए नील, इंडस, मेसोपोटामिया, यहाँ पे जनाब ना बड़ी बड़ी जो है ना वो एम्पायर्स ने जन्म लिया। ठीक है। तो वो बड़े सेंट्रलाइज थे और उनके पास पावर भी थे। उनके जो रूलर्स थे वो यही समझते थे कि भाई हमारी जो हुकूमत है ना करना, ये हमारी डिवाइन राइट है। यानी कि गॉड ने हमें चुना है, और हम जनाब जो है ना वो गॉड गिफ्टेड लोग हैं। ठीक है। और हमारा जो है ना हुकूमत करना ये हमारा राइट है। जैसे एंशियंट इजिप्ट के अंदर जो फ़िरौन था वो अपने आप को गॉड ही समझता था भाई, कहता था भाई मैं ही गॉड हूँ। ठीक है।
तो वहाँ पे जो लॉ, रिलीजन और पॉलिटिक्स थी आपस में कनेक्टेड थे। तो रूलर का कहना माना ये वो लोगों की एक मजहबी जिम्मेदारी हुआ करती थी, रिलीजियस ड्यूटी होती थी। उसके बाद जनाब आता है स्टेट का कॉन्सेप्ट, ग्रीक सिटी स्टेट्स। यानी एंशियंट ग्रीस के अंदर उन्होंने फिर एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि उन्होंने अपने छोटे छोटे शहर बनाए और हर एक शहर की अलग अलग हुकूमत होती थी, जिसको ये बोलते थे पुलिस, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस वर्ड निकला है। ये स्मॉल यूनिट हुआ करते थे और इंडिपेंडेंट होते थे, खुद मुख्तार थे, यानी जैसे एथेंस, स्पार्टा, ठीक है। तो इन लोगों ने आगे चल के सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक डिबेट के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और पहली मर्तबा लोगों ने गवर्नेंस के अंदर हिस्सा लिया। यानी कि पहले तो ये था ना, जो हुक्मरान थे, जो बादशाह लोग थे, वही हुकूमत करते थे। अब आम आवाम थी, वो भी हुकूमत कर सकती थी, वो भी हुकूमत के मामलात में हिस्सा लेते थे। उसके बाद जनाब रोमन एम्पायर आया। रोमन एम्पायर वालों ने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि भाईजान ये सिटी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट से निकलो, आप तो ना एक बहुत बड़े स्टेट की तरफ आओ। यानी उसमें फिर क्या हो गया कि सिर्फ एक सिटी स्टेट नहीं, बल्कि बहुत सारे शहरों के ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी एक जगह से पूरी जगह पे वो कंट्रोल करते थे। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो डाइवर्स थी और बड़ा बड़ा इलाका था। और आपको पता है रोमन एम्पायर कितना बड़ा था, ठीक है ना। और इनकी ये भी कंट्रीब्यूशन थी कि वो उन्होंने यूनिवर्सल लॉ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था और वो उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी बनाई, सरकारी मुलाजमीन बताए कि किस तरह ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो मुल्क चलाती है, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि रोमन एम्पायर ने एक यूनिवर्सल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अब आप एक छोटे शहरों से निकल के बहुत बड़े बड़े शहरों के ऊपर कब्जा करना शुरू करें, आप उन सब पे भी हुकूमत कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, एथेंस और और स्पार्टा एक दो दो शहर अलग अलग माने जाते थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि रोमन्स ने बहुत सारे मुल्कों के ऊपर का यानी कि हुकूमत की, तुर्किया तक आ गए। इसके अलावा यूरोप की जितने कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे रोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। उसके बाद जनाब आता है मिडिल एजेस का ज़माना, या जिसको मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है। उसमें आता है फ्यूडल स्टेट। जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया ना, तो फिर जनाब यूरोप जो है ना उसके अंदर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ना वो भी बिखर गई। अब जो पावर थी ना वो बादशाह, लोकल लॉर्ड्स यानी कि जो लोकल नवाब वार होते थे उन इलाकों के, या सरदार महाराजा जो भी आप नाम दें, चौधरी हुआ करते थे, और प्लस में कैथोलिक चर्च यानी जो रिलीजियस लोग थे, इनके बीच में पावर डिवाइड हो गई। अब ये लोग मिल के ना हुकूमत करते थे। यानी बादशाह के पास उसके दरबार में लोकल लॉर्ड्स भी होते थे और रिलीजियस लोग भी हुआ करते थे कैथोलिक चर्च के। तो कोई सिंगल सॉवरेंट अथॉरिटी नहीं होती थी और लॉयल्टी पर्सनल हुआ करती थी, ठीक है ना। मिलिट्री सर्विस और लैंड ओनरशिप के ऊपर वो डिपेंड करती थी। सिटीजनशिप भी जो थी ना वो भी उसके ऊपर नहीं था। मतलब अगर आप मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं या आपके पास कोई ज़मीन है तो फिर इसका मतलब है कि भाईजान आपके वारे न्यारे हो गए। कहने का मतलब है कि एक वीक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल था, यानी कि कोई मजबूत कोई सिस्टम नहीं था जिससे मुल्क चले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो ये था फ्यूडल स्टेट। लेकिन उसके बाद फिर जनाब 1648 से लेकर आज आज तक एक नया मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने हमें बताया कि भाई साहब अब ऐसा नहीं है। एक्चुअली पीस ऑफ वेस्ट फैलिया 1648 के अंदर पहली मर्तबा जो मौजूदा जो आजकल मुल्क हैं, जो स्टेट है, उसका वो कॉन्सेप्ट उनको प्रैक्टिकल दिखाया। अब उन्होंने कहा कि भाई जो सॉवरेंटी है, खुद मुख्तारी है, वो किंग के पास नहीं है। अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, वो होती है अवाम के पास, जो उस इलाके में रहती है। दूसरा नेशनलिज्म आ गया। पहले लोग जो थे ना क्या करते थे, कहते थे कि जी मैं फ़लाँ बादशाह का सब्जेक्ट हूँ, मैं फ़लाँ जो है ना बादशाह का वफ़ादार हूँ। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं यार, आप अपने लैंग्वेज और कल्चर और हिस्ट्री को तो देखें ना। जिन लोगों की आपस में लैंग्वेज मिलती थी, एक जैसी कॉमन लैंग्वेज थी, कल्चर था, हिस्ट्री था, उन्होंने कहा कि जी हम एक कौम है। यानी जो लोग फ्रेंच बोलते थे तो वो सब आपस में एक कौम बन गए। तो फिर ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है और नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर मुल्क बने, ठीक है ना। जैसे तुर्किया के अंदर तुर्क लोग रहते हैं, अफ़गानिस्तान में अफ़गान कौम रहती है, सबकी कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, हिस्ट्री सेम है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अमेरिका और फ्रांस के अंदर जो इनकलाब आए, उसके बाद जो सॉवरेंटी ऑफ किंग है ना वो अल्टीमेट ख़त्म हो गई और सॉवरेंटी ऑफ द पीपल हो गई। यानी कि अवाम ने क्या किया, बादशाह के खिलाफ बगावत की, बादशाहों को उड़ा के बाहर फेंक दिया और जनाब खुद वो हुकूमत करना शुरू हुई। और उसके बाद अब आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो अवाम उनको इलेक्ट करती है, वो अवाम के वोट से आते हैं और हुकूमत करते हैं। हालांकि कुछ मुल्कों में अभी भी बादशाह हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
की है, लेकिन वो बादशाह अब जो है ना वो सिंबॉलिकली उनका पास कोई इख्तियार नहीं है। तो अब अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है? अवाम के पास है। अवाम जिसको वोट देती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, वही प्रेसिडेंट बनता है, वही हुक्मरान बनता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो स्टेट है, इसकी जो ओरिजिन है, इसके मतलब जो थ्योरीज थी वो भी मैंने बता दी, और इसका जो उसकी जो एवोल्यूशन है वो भी मैंने आपको आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखा करें।